हेलो दोस्तों, यस ब्लॉग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी में जो लेबोरेटरी सुपरडेंट का वैकेंसी आया हुआ है उसी का हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे हम कैसे कैसे पहले क्वेश्चन पैटर्न था आया था और किस लेवल का आया था। ये लैब अधीक्षक जो परीक्षा है दोस्तों, लेबोरेटरी असिस्टेंट वो लेबोरेटरी सुपरडेंट का 2021 की एग्ज़ाम का ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क जो था 100 नंबर का था, अधिकतम मार्क 100 नंबर का है। 120 मिनट मिले हुए थे। इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे, जैसे इस बार भी 1/3 माइनस मार्किंग है। पहले OMR सीट पे हुआ था एग्जाम, पहले प्रीवियस क्वेश्चन पे जो 2021 में हुआ था, अब हो गया जो ऑनलाइन होगा आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे ये निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस बाई विच साइंटिस्ट। दोस्तों ग्राम स्टेन जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जो आपने पढ़ा होगा, ग्राम स्टेन का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्रिश्चियन ग्राम जो हैं ये साइंटिस्ट हैं ग्राम स्टेनिंग का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द केमिकल टेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। इन दोनों में कौन सा हमारा जो है डिफरेंस करना है कि स्टेफाइलोकोकस हमारा किस डिफरेंशिएट करता है, स्ट्रेप्टोकोकस कर कैसे में डिफरेंशिएट करता है। ऑप्शन जो हमारा बी है, ये कैटालेस टेस्ट है। कैटालेस टेस्ट जो होता हमारा होता है ये डिफरेंशिएट करता है हमारा स्टेफाइलोकोकस हमारा कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिल नील्सन स्टेन्स इज यूज टू डिटेक्ट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो जर्डेन स्टेनिंग है हम किसके डिटेक्ट करने के लिए यूज हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि NRBC एक्सहिबिटिंग हाइपोक्रोमिया वुड बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग। लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में हाइपोक्रोमिया का अर्थ क्या है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्केडली पेल इन द सेंट्रल कलर्स, जो केंद्रीय भाग में अत्यधिक पीलापन लिए हुए होते हैं, RBC जो हमारा होता है वो हमारा हो गया सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमोनियम ऑक्जेलेट रिएजेंट इज यूज फॉर द काउंटिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स। जो अमोनिया ऑक्जेलेट रिएजेंट होता है, हम WBC का जो सेल्स काउंट करते हैं तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, मतलब किसके लिए हम यूज करते हैं? तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा प्लेटलेट्स के लिए। हम प्लेटलेट्स के लिए करते हैं। ये हमारा टक्स फ्लूइड हो गया दोस्तों हमारा WBC के लिए। RBC में डिजीज फ्लूइड हो गया। रेटिकुलोसाइट हमारा क्या हमारे रेटिकुलोसाइट हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन WBC आर काउंटेड मैनुअली बाय टक्स रिएजेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय व्हाट रेशियो। मतलब जो हम WBC काउंट करते हैं मैनुअली, टक्स जो रिएजेंट होता है उसका डाइल्यूशन कितना होता है? 1:2 1:20 दोस्तों, 1:20 का रेशियो होता है ये जब WBC हम काउंट करते हैं टक्स रिएजेंट का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता है, मतलब ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता है? इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो गया डार्कनेस। जो डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, ये हमारे बैक्टीरिया को प्रभावित नहीं करता है, हमारे ग्रोथ जब होने लगता है। अब 8वां क्वेश्चन हमारा है रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड टू कंटेन विब्रियो कॉलराइज। दोस्तों जो कॉलरा संक्रमण हमारे मल के नमूने जो लैब में ले जाने के लिए किस ट्रांसपोर्ट मीडिया का उपयोग करते हैं? तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो गया बी, ऑप्शन सही है, बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन मीडियम। ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगार इज। न्यूट्रिएंट अगार बनाने के लिए कितना प्रतिशत अगार की मात्रा की जरूरत होती है? तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 to 2%। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 to 2% हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड की फीवर के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसमें से ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट हम टाइफाइड के लिए करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा बिडाल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज फॉर कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के स्टरलाइजेशन के हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑटोक्लेव हम यूज करते हैं कल्चर मीडिया के लिए। अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछा है बिडियारियल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। बिडियारियल टेस्ट जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं? तो सिफिलिस के लिए करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा आरआरबी में रेलवे में जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है लैब सुपरडेंट का, बहुत बेसिक आया हुआ है, तो आपको इसी लेवल का पढ़ाई करना है। 2021 में जो पेपर हुआ था उसका लेवल ये है, तो आपको थोड़ा सा इसे डीप में पढ़ना है क्योंकि हाई लेवल का पेपर बन सकता है।
अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा एलाइजा टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एलाइजा जो हम डन करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, हम किसके लिए मतलब कौन सा हमारे किसके लिए हम करते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन है एलाइजा हम किस टेस्ट के लिए डन करते हैं, चाहे इन्फेक्शन के लिए, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के लिए, हमारा ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंभ टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। जो कुंभ टेस्ट है हम किसको पता लगाने के लिए कुंभ टेस्ट करते हैं, तो जो हमारा RH इम्यूनाइजेशन होता है उसके लिए, आइसो इम्यूनाइजेशन के लिए हम करते हैं, RH फैक्टर के लिए, इसको पता लगाने के लिए। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें है द लिक्विफेक्शन ऑफ सीमेन स्पेसिमेन शुड टेक प्लेस विदिन। दोस्तों जब हम सैंपल ले लेते हैं सीमेन का तो उसके लिक्विफेक्शन टाइम कितना होगा, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा 1 घंटा, कहीं कहीं लेस देन 30 मिनट से लिखा रहता है, और इसमें हमारा क्या है 1 घंटा, हमारा 1 आवर्स हो जाएगा हमारा लिक्विफिकेशन टाइम। अब अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए सीमेन स्पेसिमेन डिलीवर्ड टू ए लैब ए कंडोम हैज नॉर्मल स्पर्म काउंट बट मार्केटली डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, दिस इज ड्यू टू। दोस्तों जब हम वीर्य का सैंपल ले लेते हैं लैब में, कंडोम में लाया जाता है, अगर उसकी संख्या में सामान्यता पाई जाती है, मतलब समान नहीं पाया जाता है, किंतु गतिशीलता अत्यधिक कम थी, इस कारण बताएं। मतलब कि जो स्पर्म के काउंट है वो नॉर्मल है बट उसकी गतिशीलता जो है अत्यधिक कम पाया गया, इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि एंटी स्पर्मिसाइडल इन कंडोम में शुक्राणुनाशक दवा होने की संभव होता है, इस मतलब हो सकता है, तो इसलिए हमारा क्या है जो गतिशीलता है वो कम पाई जाएगी लेकिन स्पर्म की संख्या सामान्य पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ वेट माउंट ऑफ स्पेसिमेन ऑन सैंपल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फंगल एलिमेंट्स विच सॉल्यूशन इज यूज्ड। दोस्तों अगर हम डायरेक्ट किसी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं वेट माउंट द्वारा, कोई भी स्पेसिमेन हमारा सैंपल हो गया तो फंगल एलिमेंट्स हमें देखना है तो किस सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं, तो इसमें ऑप्शन में आ गया 10% KOH का या NaOH सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन पर ml, मतलब कि पर ml में नॉर्मल स्पर्म का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है ये सही हो जाएगा मोर देन 20 मिलियन पर ml। 20 मिलियन में मतलब 20 मिलियन होना चाहिए 1 ml में पर ml में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो गया सही। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पर्म मोटिलिटी इवेल्युएशन आर परफॉर्म्ड इन ए सीमेन सैंपल। शुक्राणु की गतिशीलता को जांचने के लिए वीर्य के सैंपल की जांच करनी चाहिए, तो किसके लिए जांच करनी चाहिए, इसमें ऑप्शन मतलब कि हम जैसे सैंपल ले लिए, मोटिलिटी उसका हमको मतलब एक्यूरेट देखना है कितनी मोटिलिटी है, तो जो सैंपल हम लेते हैं इमीडिएटली हमें जांच करनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा इमीडिएटली आफ्टर द सैंपल स्पेसिमेन इज कलेक्टेड। मतलब जैसे ही हम सीमेन का सैंपल कलेक्ट करेंगे वैसे ही हमें इमीडिएटली टेस्ट करनी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए, तो हमारी जो मोटिलिटी होती है स्पर्म की वो एक्यूरेट वैल्यू हमारी आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ब्लड सेल्स एंड ब्लड एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन CBC टेस्ट। CBC टेस्ट में कौन कौन से हमारे ब्लड सेल्स जो हैं इंक्लूड होते हैं, तो RBC हमारे आते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट भी होते हैं, इसलिए राइट आंसर में क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या है, फेटल ब्लड डिजीज है या द पोर्शन ऑफ RBC कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम, तो या लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन या राइट आंसर हो जाए बी हो जाएगा। जो हमारा हेमाटोक्रिट है ये टोटल पोर्शन ऑफ RBC का, ये टोटल वॉल्यूम बताता है हमारे ब्लड वॉल्यूम का, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पीरियड ऑफ अब्सटेंस बिफोर सीमेन एनालिसिस फॉर इनफर्टिलिटी टेस्टिंग, मतलब जैसे कि अगर हमें सीमेन का टेस्ट करवाना है, इनफर्टिलिटी की टेस्ट करवानी है तो कितने दिन मतलब पूर्व सैंपल हमें मतलब मास्टरबेशन न किए हो या सेक्स नहीं किए हो तब हमें सैंपल लेना चाहिए, कम से कम जो होना चाहिए 2 से 7 दिन का गैप होना चाहिए, तब हमें सैंपल लेना चाहिए सीमेन का, अगर हम सीमेन की जांच करवाते हैं इनफर्टिलिटी के लिए तब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर व्हाट इज़ द कोड ऑफ इथिक्स फॉर लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लिए कोड ऑफ इथिक्स क्या है, तो इसमें से हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन हमारा है कि नो एजप्शन ऑफ द गेस वर्क, मतलब कोई भी कार्य अनुमान पर आधारित ना हो, या एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस इन गिविंग रिपोर्ट, एकदम सही रिपोर्ट देना, या लैब रिपोर्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एनी कॉस्ट इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू द पेशेंट एंड इट्स रिलेटिव। लैब रिपोर्ट को एकदम गुप्त रखना और मरीज और उसके संबंधित किसी को किसी कीमत पे नहीं बताना, तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे इथिक्स हैं ये लैब हमारे टेक्नीशियन जो होते हैं उनके लिए इथिक्स हमारे इथिक्स कोड है, मतलब कि कोई भी जो रीडिंग आ रही है उसको अनुमान लगा के नहीं देना है, आपको रिपोर्ट जो देना है एकदम एक्यूरेट देना है,
करेक्ट देना है। और किसी भी अगर जैसे किसी पेशेंट का आप जांच कर रहे हैं तो उसको या मरीज उसको गुप्त रखना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रू अबाउट मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इन ए लेबोरेटरी, लैब में माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। कि इट वेल कवर्ड, इसे भली भांति ढका होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्टिकल कंपोनेंट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, केमिकल एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मतलब डायरेक्ट हमारा प्रकाश जो है और सीधी या रसायन कोई भी इस पर इससे बचा कर रखना चाहिए, इस पर पड़ना नहीं चाहिए। क्लीन द रैक एंड पिनियन विथ जायलॉल पीरियोडिकली एंड रेगुलरली, रैक या जो हमारे पिरियन को जायलॉल होते हैं समय समय पर उसे साफ रखना चाहिए। तो इससे हमारा ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर हमारा हो गया ऑल ऑफ द अबव, मतलब हमें भली भांति ढक के रखना चाहिए, केमिकल या सनलाइट से डायरेक्ट है जो उससे बचा के रखना चाहिए, और क्लीन रैक होना चाहिए जो हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज कितना है। तो हमारा राइट आंसर जो ए हो जाए 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक्टीरिया विथ फ्लैजिला अरेंज्ड ऑल अराउंड द सेल इज कॉल्ड, अगर किसी भी बैक्टीरिया के फ्लैजिला जो है उसका चारों तरफ फैले हुए उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस बोलते हैं जो चारों तरफ उसके फैले होते हैं। मोनोट्राइकस जिसमें एक फ्लैजिला हमारा हो, तो हमारा ये हो गया जिसे पेरीट्राइकस बोलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन कोकाई बैक्टीरिया आर अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर दे आर टर्म एज, जब कोई कोकाई बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे जैसा अगर इकट्ठा हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं, जब ग्रेप लाइक क्लस्टर स्ट्रक्चर में, ग्रेप लाइक क्लस्टर जैसे स्ट्रक्चर उसमें अरेंज होते हैं बैक्टीरिया के हमारे वो। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ नॉट ए मटेरियल फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मतलब कि इसमें से किसका विसंक्रमण शुष्क तापमान विसंकरण विधि से नहीं किया जा सकता। विच इज नॉट ए मटेरियल फॉर ड्राई हीट, इसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किसमें से मतलब ड्राई स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जिकल ड्रेसिंग होता है उसको हम स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं ड्राई हीट मेथड द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग इज डन फॉर, जो हेमाटोक्सिलिन और इयोसिन हम स्टेनिंग करते हैं किसके लिए हम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए हम करते हैं HND स्टेनिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HND स्टेनिंग। अब अगले क्वेश्चन वो है कि बेनेडिक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, बेनेडिक टेस्ट हम जो करते हैं यूरिन में किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो आप लोगों सभी लोगों को पता होगा ग्लूकोज के लिए हम करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिवाइस विच मेंटेन द सेट टेम्परेचर इन हॉट एयर ओवन, जो हॉट एयर ओवन होता है दोस्तों उसको अगर हम सेट करते हैं टेम्परेचर तो कौन सा मतलब उसका क्या नाम है। तो इसको बोलते हैं हम थर्मोस्टेट होता है जो कि मेंटेन करते हैं हम या सेट करते हैं टेम्परेचर को हॉट एयर ओवन को। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, जो हमारा राइस वाटर स्टूल्स किस बीमारी का लक्षण होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही, कॉलेरा, जो हमारा कॉलेरा है ये हमारा राइस वाटर स्टूल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिसइंफेक्टेंट कॉमनली अप्लाइड फॉर द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन इज, जैसे हम ब्लड कलेक्शन जो साइट हम यूज करते हैं हमारे जो डिसइंफेक्टेंट है कितने परसेंट में हमें यूज करना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया 70% इथेनॉल हम यूज करते हैं जहाँ पे हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं उस साइट पे हम अप्लाई करते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इज रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट, इनमें से कौन सा सामान्य लीवर फंक्शन टेस्ट का भाग नहीं है। तो इसमें से हमारा है बाइल एसिड, क्योंकि SGPT SGOT सीरम बिलिरुबिन हमारा ये LFT में आ गया जो हमारे सामान्य टेस्ट है, और हमारा बाइल साइट है इंक्लूडेड हमारे नहीं है सामान्य इंक्लूडेड फंक्शन टेस्ट में, लीवर फंक्शन टेस्ट में। अगले क्वेश्चन है द रिएजेंट यूज इज एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन इज, मतलब कि लैब में जो बिलिरुबिन की मात्रा नापने के लिए किस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है या किस मेथड से हम कि रिएजेंट का यूज करते हैं या एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन जो हम करते हैं कौन सा रिएजेंट है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डाईएजो रिएजेंट हम बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में जरूर आता है। क्रेटिनिन का आता मेथड पूछता है या तो पूछता है आपका बिलिरुबिन का। नॉर्मल रेंज भी क्रेटिनिन का बहुत बार पूछा हुआ है। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल लेवल है रेटिकुलोसाइट इन एडल्ट, रेटिकुलोसाइट काउंट जो हमारा रेटिकुलोसाइट जो हमारा होता है नॉर्मल लेवल क्या है एडल्ट में, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से लेकर 0.25% होता है रेटिकुलोसाइट काउंट एडल्ट में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विपमेंट टू मेजर ESR इज, जो ESR हम इक्विपमेंट यूज करते मतलब इक्विपमेंट जो यूज करते हैं ESR के लिए वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही है, वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब होता है हमारा जो ESR हम जिससे करते हैं, वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है फिंगर प्रिक इज यूज टू डिटरमाइन, जो हम किस टेस्ट में फिंगर प्रिंट का उपयोग मतलब फिंगर प्रिक का हम उपयोग करते हैं या फिंगर या उंगली छेद का हम करके उससे ब्लड सैंपल लेने का काम करते हैं। तो इसमें हमारा हो गया कि आपने ब्लीडिंग टाइम हो गया, प्रथम टाइम, एपीटीटी हो गया और हमारा नॉन तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फिंगर प्रिक करके हम डिटरमाइन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट, अगर मूत्र का सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा हो गया आरबीसी के लिए भी किया जाता है, पस सेल्स के लिए, कास्ट सेल्स के लिए किया जाता है। इसमें ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव। मतलब हम जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन का करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आरबीसी हमारा है या नहीं है, या पस सेल्स है या नहीं है, कास्ट और भी सेल्स हमारे वो आते हैं, तो उसके लिए हम देखने के लिए करते हैं, जाँच करते हैं। और अगला क्वेश्चन में सैंपल यूज फॉर प्लेटलेट्स काउंटिंग, प्लेटलेट्स काउंटिंग के लिए हम कौन सा सैंपल यूज करते हैं। इसमें है सीरम, प्लाज्मा, हमारा सिट्रेट ब्लड, तो हम सिट्रेट ब्लड यूज करते हैं प्लेटलेट्स काउंट के लिए। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एसिड हेमेटिन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन है। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन हम एसिड हेमेटिन जो मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सैहलिज मेथड, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैहलिज मेथड, जिसमें हमारा एसिड हेमेटिन जो में कन्वर्ट होता है, जो उसी को बोलते हैं सैहलिज मेथड। सैहलिज मेथड के नाम से आ जाएगा या एसिड हेमेटिन मेथड आ जाएगा, तो इसमें में सैहलिज मेथड ऑप्शन करेक्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन इन CSF, टोटल प्रोटीन नॉर्मल लेवल हमारा कितना होता है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हमारा हो गया 15 से लेकर के 45 mg पर DL पर डेसीलीटर होता है, 15 से लेकर 45 तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सेक्शन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी डील्स विद द असेसमेंट ऑफ डिफरेंस सेल इन ब्लड, क्लिनिकल लेबोरेटरी की कौन सी शाखा विभिन्न रक्त कोशिकाओं की जांच से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कि ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स में आते हैं हेमेटोलॉजी में आते हैं, राइट आंसर हमारा क्या है हेमेटोलॉजी, जिसमें हमारे ब्लड सेल्स की स्टडी के लिए हम करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, हमारा क्या हो जाए हेमेटोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज नॉट ए सॉलिड कल्चर मीडियम, इसमें से हमारा सॉलिड कल्चर मीडिया कौन सा नहीं है। विच इज नॉट ए सॉलिड कल्चर मीडिया, इनमें से कौन सा सॉलिड कल्चर मीडिया नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है सी हो जाएगा सेलेनाइट एफ ब्रोथ। हमारा सेलेनाइट एफ ब्रोथ जो हमारा है ये सॉलिड कल्चर मीडिया नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन्स इन ए बैक्टीरियल इनक्यूबेटर इन डिग्री सेंटीग्रेड, बैक्टीरिया जो हमारा इनक्यूबेटर होता है उसका तापमान कितना होता है। तो जो हमारा इनक्यूबेटर होता है उसका तापमान हमारा 37 होता है, 37 हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कॉमनली यूज्ड फिक्जेटिव फॉर स्लाइड प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन में हम कॉमनली जो फिक्जेटिव यूज करते हैं, कॉमनली कितना यूज करते हैं, तो मतलब कौन सा यूज करते हैं दोस्तों। द कॉमनली यूज फिक्जेटिव फॉर द स्लाइड प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन के लिए जो हम फिक्जेटिव होता है कितना नॉर्मली हम कौन सा यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा फॉर्मेलिन, हम फॉर्मेलिन यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट बायो हजार्ड्स इन लैब पर्सन इंक्लूड, लैब में कार्य करने वाले कर्मचारी को जैव जोखिम से बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें ऑप्शन में है प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ इंजरी ड्यूरिंग स्पेसिमेन कलेक्शन, रक्त या अन्य नमूना एकत्र करते समय अपने आप को चोट लगने से बचाना चाहिए, और या डिकंटामिनेशन ऑफ द लैब इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट, लैब में काम आने वाले उपकरणों एवं तथा रिएजेंट को विसंगित रखना चाहिए, मतलब डिकंटामिनेशन रखना चाहिए। अगला पॉइंट जो हमारा है इम्यूनाइजेशन ऑफ लैब पर्सन्स, लैब में कार्य करने वाले कर्मचारियों को टीकाकरण करना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर है। जितने भी हमारे पॉइंट थे ये सब हमारे बायो हजार्ड्स के लिए जो हमारे लैब में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनसे बचने के लिए हैं, सावधानी बचने के लिए। तो किसी का अगर पेशेंट हम इंजरी है उससे सैंपल इंजरी चोट से बचने से बचाव रखना चाहिए, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करें या रिजेंट यूज करें डिकंटामिनेशन होना चाहिए, या जितने भी लैब में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो इम्यूनाइजेशन होना चाहिए उनका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द रिएजेंट यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा नापने के लिए किस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट आंसर जो हमारा है हमारा होगा हेक्सोकाइनेज रिएजेंट। हेक्सोकाइनेज हम यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज करने के लिए, जो हमारे रिएजेंट यूज होता है हेक्सोकाइनेज रिएजेंट। अगले क्वेश्चन द फॉलोइंग रिकॉर्ड शुड बी रिटेन्ड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में किन दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड, या इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड, या ब्लड डोनर रिकॉर्ड,
ऑल ऑफ द, इसमें से हमारे जितने भी रिकॉर्ड हैं सब रखना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड भी, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी, ब्लड डोनर रिकॉर्ड भी, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या ऑल ऑफ द एबव हो गया। अब अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल WBC काउंट इन एडल्ट, मतलब WBC काउंट का नॉर्मल एडल्ट कितना होता है। तो सभी लोग आप लोग जानते हैं 4000 से लेकर 11000 होता है हमारा क्यूबिक पर mm, तो हमारा राइट आंसर हो गया एक। अब अगले क्वेश्चन पूरा न्यू मेथाइलिन ब्लू रिएजेंट इज यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स। न्यू मेथाइलिन ब्लू रिएजेंट किस प्रकार के रक्त कोशिकाओं को रक्त में बदलने में काम आता है। तो हमारा इसमें से राइट दोस्तों पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा है कि न्यू मेथाइलिन ब्लू रिएजेंट इज यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स। न्यू मेथाइलिन ब्लू रिएजेंट जो होता है किस के लिए हम यूज करते हैं, मतलब कौन सा हम रेटिकुलोसाइट काउंट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है फिल्म विच फिल्म इज़ द बेस्ट टू डिटेक्ट मलेरिया पैरासाइट एंड माइक्रोफाइलेरिया। दोस्तों कौन सा मतलब जो इसमें हमारा होता है सही है मलेरिया पैरासाइट के लिए होता है, माइक्रोफाइलेरिया के साइड बेस्ट हमारा जो होगा। इसमें ऑप्शन है थिन ब्लड फिल्म, थिक ब्लड फिल्म, बोथ और नन। इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा थिक ब्लड फिल्म जो होता है हमारा है मलेरिया पैरासाइट के लिए, माइक्रोफाइलेरिया साइट के लिए, माइक्रोफाइलेरिया के लिए सबसे बेस्ट फिल्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल डिफरेंशियल काउंट ऑफ पॉलीमॉर्फ ऑफ न्यूट्रोफिल इज। न्यूट्रोफिल जो हमारे पॉलीमॉर्फ है उसका कितना परसेंटेज होता है दोस्तों। न्यूट्रोफिल का समानता डिफरेंशियल प्रतिशत क्या है। ऑप्शन में है 40 से लेकर 75%, 30 से लेकर 90%, 50 से लेकर 70%, 20 से लेकर 50%। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ये सही है, 40 से लेकर 75% हमारा होता है पॉलीमॉर्फ मतलब न्यूट्रोफिल। पॉलीमॉर्फ लिखा हुआ रहे या तो न्यूट्रोफिल एक ही है सो दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया 40 से लेकर 75 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर नॉर्मल रेंज ऑफ एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट। एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट हमारा जो नॉर्मल कितना होता है। तो ऑप्शन में हमारा है 30 से लेके 300, 40 से लेके 400, 50 से लेके 500। इसमें राइट आंसर हमारा जो है दोस्तों हो जाएगा 54 का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 से लेके 300 हमारा सेल्स हमारे जो होते हैं इस्नोफिल काउंट के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच इज़ द मेथड ऑफ मेजर क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम मेजर करने के लिए किस मेथड से हम करते हैं। इसमें ऑप्शन में है ली एंड वाइट मेथड, कैपिलरी ट्यूब मेथड, नन और बोथ। राइट आंसर हमारा बोथ हो जाएगा दोस्तों। कैपिलरी ट्यूब मेथड द्वारा भी करते हैं हम ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम का मेथड क्लॉटिंग टाइम मेजरमेंट, और ली एंड वाइट मेथड द्वारा भी हम करते हैं क्लॉटिंग टाइम मेजरमेंट। तो हमारे दोनों मेथड जो हैं ली एंड वाइट मेथड और कैपिलरी ट्यूब मेथड दोनों सही है, इसलिए हमारा बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीसी काउंटिंग इज डन। आरबीसी जो काउंट की जाती है किस में किया जाता है, न्यूबस चैम्बर में, बेंट्रोब चैम्बर में, इनक्यूबेटर में या क्लोरीमीटर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी काउंट जो हमारा होता है न्यूबस चैम्बर्स होता है। राइट आंसर हमारा न्यूबस चैम्बर्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है इन रेफरेंस टू द सेग्रेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी इन द फॉर्म लैब स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्लड बैग आर टू बी कलेक्टेड इन विच कलर्ड कलर्सन बैग। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है पृथक, मतलब जो हम बायोमेडिकल सेग्रीगेट करते हैं लैब से प्राप्त होने वाले जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, जैसे हमारे सूक्ष्म जीवाणु या स्पेसिमेन या ब्लड बैग जो होता है वो किस कलर कोड में या किस में हम इकट्ठे करते हैं, किस बैग में। तो हम येलो बैग में इकट्ठा करते हैं। जो भी हमारे जैसे ब्लड बैग हो गया या हमारा कोई भी सूक्ष्म जीवाणु हो गया जिसमें हमारा मेडिकल वेस्ट हमारा जो हो गया उसमें हम किस में स्टोर करते हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्लड बैग कलेक्टेड हम किस कलर बैग में करते हैं, येलो कलर में हम करते हैं जो हमारे बैग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रोटीन प्रेसिपिटेट इन द यूरिन बाय वार्मिंग द यूरिन टू 50 to 60 डिग्री सेल्सियस रीडिजॉल्व एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन प्रेसिपिटेट ऑन कूलिंग। इसमें बोला पूरा है इसमें से मूत्र में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो कि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गर्म करेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे फिर वो घुल जाता है, फिर ठंडा करने पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो एक इसमें होता है, तो हमारा ये बेंजोस प्रोटीन जो होता है इसमें होता है। बेंजोस प्रोटीन जो है हम उसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे हम जो हीट करेंगे उसे तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद ठंडा करने पे क्या होगा प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो हमारा कौन सा प्रोटीन होता है, बेंजोस प्रोटीन होता है। अगले क्वेश्चन पूरा है विच टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट इन यूरिन। कौन सा मेथड है या कौन सा हमारा जो प्रेजेंस होता है जो कि बाइल साल्ट यूरिन में हमारा डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। विच टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट इन यूरिन। इसमें से कौन सा टेस्ट है मूत्र में बाइल साल्ट की उपस्थिति की जांच करता है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हे
सल्फर टेस्ट, सल्फर पाउडर जो होता है उसके द्वारा हम करते हैं। इसमें बाइल साल्ट जो हमारा होता है यूरिन में प्रेजेंट होता है वो डिटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर विच स्टेप स्पेसिमेन ऑफ स्किन स्क्रैपिंग नेल क्रैपिंग एंड हेयर यूज। इसमें कौन सा मतलब इसमें से किस टेस्ट के नमूने मतलब टेस्ट के लिए त्वचा की खुरचन, नाखून की खुरचन तथा बाल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं हम दोस्तों? तो हमारा ये 60 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा टू डिटेक्ट फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के लिए हम स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं, नेल का क्रैपिंग लेते हैं और हेयर यूज करते हैं हम किसके लिए? टू डिटेक्ट द फंगल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन होता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि हाउ टू स्टोर यूरिन सैंपल इफ़ एग्जामिनेशन इज डिले। अगर मान लो जैसे हम यूरिन को स्टोर करेंगे तो स्पेसिमेन अगर हमें मान लो टेस्ट करने में, हमें एग्जामिन करने में अगर डिले हो रहा है तो हम यूरिन को स्टोर करेंगे तो हम इस यूरिन को स्टोर हम कहाँ कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए? मतलब किसी वजह से मूत्र परीक्षण में देर हो जाए तो मूत्र के नमूनों को किस तरह से स्टोर किया जा सकता है, किस तरह? इसमें ऑप्शन में है टू बी केप्ट इन फ्रिज एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 आवर्स, मतलब फ्रिज में हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रख सकते हैं, या फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते, या 6 घंटे के लिए तापमान पर रखना चाहिए, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है हमारा दोस्तों ये है टू केप्ट द फ्रिज 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रखते हैं, ज़्यादा 24 घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है फॉर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द सैंपल। मतलब कि अगर हम यूरिन कल्चर करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो कौन से मेथड से हम अगर मान लो व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ द कलेक्ट द सैंपल, मतलब कौन सा सैंपल कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? तो मॉर्निंग सैंपल इन स्टाइल कंटेनर में, या मॉर्निंग सैंपल इन क्लीन कंटेनर में, या एनी सैंपल इन क्लीन एंड ड्राई कंटेनर में, ऑल ऑफ द। राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ द हो जाएगा। मॉर्निंग सैंपल भी कलेक्ट करना स्टाइल कंटेनर में, लेकिन मॉर्निंग सैंपल लेना है वो क्लीन कंटेनर हो। एनी सैंपल इज क्लीन एंड ड्राई कंटेनर, कोई भी हमारा जो हो मतलब हमारा जो सैंपल लेंगे इसमें वो क्लीन हो, ड्राई भी हो कंटेनर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द नॉट ट्रू अबाउट 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। 24 घंटे के लिए मूत्र के टेस्ट को एकत्र करने के लिए किस संदर्भ में सही नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन में है यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम 6 AM से 6 AM टू नेक्स्ट डे, मतलब मूत्र के नमूने को सुबह से लेकर इतने बजे तक करना चाहिए। और यूरिन कलेक्टेड टू बी केप्ट इन फ्रिज, मूत्र के नमूने को एकत्र करने के फ्रिज में रखा जाना चाहिए। या इट इज़ यूज टू मेजर द टोटल यूरिन प्रोटीन, इसका उपयोग मूत्र में कुल प्रोटीन की मात्रा नापने के लिए किया जाना चाहिए। या अगला हमारा जो पॉइंट हमारा है ये है यूरिन कलेक्टेड टू बी केप्ट द रूम टेम्परेचर, या रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए। इसमें से पूछ रहा है कि मूत्र के नमूने के लिए कौन सा मतलब कि जो हमारे इसमें संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन में हमारा जो हो जाएगा ये हमारा बी सही हो जाएगा। यूरिन जो हमारा होता है इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, यूरिन कलेक्टेड टू बी केप्ट इन फ्रिज, फ्रिज में नहीं रखेंगे हम इसको, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कल्चर मीडिया इज़ यूज फॉर फंगल ग्रोथ इन लैब, मतलब कौन सा मीडिया हम यूज करते हैं लैब में फंगल ग्रोथ के लिए। तो इसमें ऑप्शन है लॉनस्टेन जेंसन मीडिया, या सल्बोसॉल डेक्सट्रोज अगार, या मैकोंकी मीडियम, या ब्लड अगार। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, सेबॉर्ड डेक्सट्रोज अगार जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ आर, स्पर्मेटोजोआ के असामान्य रूप किसके, इसमें से कौन कौन से हैं, इसमें से कौन कौन से हैं जो कोई एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ है? है डबल हेडेड, डबल टेल, सोलेन विथ पॉइंटेड हेड, ऑल ऑफ द। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द हो जाएगा। अगर इसमें से पूछ रहा है एबनॉर्मल हमारे जो स्पर्म है या स्पर्मेटोजोआ है कौन कौन से हो सकते हैं, अगर 2 हेड होगा फिर भी हो सकता है, टेल 2 है उस फिर भी हो सकता है, या जो हमारा पॉइंटेड है हेड का या तो वो ज़्यादा स्वेल हो या टेल हो सूजा हुआ हो, तो नुकीला स्तर से हो तो हमारा एबनॉर्मल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में CSF सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाई, CSF जो सैंपल हम लेते हैं कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो लंबर पंचर से हम लेते हैं सैंपल को, हमारा राइट आंसर होगा लंबर पंचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल CSF, नॉर्मल CSF जो हमारा है किस तरह दिखाई देता है, तो हमारा कैसा दिखाई देता है, क्लियर एंड कलरलेस, तो राइट आंसर है क्लियर एंड कलरलेस। 68 क्वेश्चन देखेंगे। 68 क्वेश्चन पे है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फास्टिंग शुगर जो हमारा नॉर्मल रेंज कितना होता है। इसमें ऑप्शन में है 60 to 100, 80 to 120, 70 से लेके 140, 60 से 130। इसमें राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 68 का हमारा जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। 80 से लेके 120, कहीं कहीं तो 70 से लेके 110 भी होता है, 70 से लेकर के 110 तक होता है। इसमें हमारा नहीं है उतना, तो हमने लिख दिया 180 से लेके 120 हमारा जो है राइट आंसर हमारा है फास्टिंग ब्लड शुगर।
ऑप्शन में है अगला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ पस सेल्स इन यूरिन पर हाई पावर फील्ड में यूरिन जो पस सेल है कितना होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में है 0 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 से लेकर 5 तक हमारे जो पस सेल्स होते हैं यूरिन पर हाई फील्ड में, हाई पावर फील्ड में 1 से लेकर 5 तक नॉर्मल रेंज हमारे होते हैं पस सेल्स का। अगले क्वेश्चन है नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से लेकर 1.014 तक होता है। तो राइट आंसर हमारा जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्रिस्टल इन यूरिन हैज ऑक्टाहेड्रल बाउंड्रीज। मूत्र में पाए जाने वाले क्रिस्टल जो होते हैं अष्टकोडी कौन होता है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होते हैं ये हमारे होते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाकोडी जो होता है अष्टकोडी होते हैं वो हमारा कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं। 71 का ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑक्टाहेड्रल होते हैं क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में होगा पेपेनिकोलो स्टेन यूज टू द डिटेक्ट एबनॉर्मल सेल्स। पेपेनिकोलो जो हम स्टेन यूज करते हैं किस सेल की एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है सर्विक्स के हम लिए स्टेनिंग करते हैं। एबनॉर्मल अगर सर्विक्स में हमारे हैं डिटेक्ट एबनॉर्मल सेल्स हमारे अगर सर्विक्स में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम पेपेनिकोलो स्टेन हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड टू द टारगेट एंटीजन एंड डिटेक्ट टू द प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ द एंटीजन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ विच टेस्ट। इनमें से कौन सा टेस्ट इस सिद्धांत पर आधारित है कि विशेष प्रकार की एंटीबॉडी अपने टारगेट एंटीजन से जुड़कर उस एंटीजन की उपस्थिति की जांच करती है तथा उसकी मात्रा की भी जांच करती है। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे एंटीबॉडी और एंटीजन्स हमारे जो क्वांटिटी है वो बताते हैं दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एंटीजन। तो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारा होता है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेस्ट वे टू कलेक्ट स्पूटम सैंपल। स्पूटम और बलगम का अगर एकत्र करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। एनी टाइम ऑफ डे कोई भी हम ये कर सकते हैं, या बाई एक्सपेक्टोरेशन बाई डीप कफ इन द अर्ली मॉर्निंग, या थ्रोट स्वेप, या सक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम थ्रोट। तो इस राइट आंसर हमारा जो होगा बी हमारा सही हो जाएगा। बाई एक्सपेक्टोरेशन बाई डीप कफ इन द अर्ली मॉर्निंग। एक्सपेक्टोरेशन बाई डीप कप इन द अर्ली मॉर्निंग, गहरी खांसी करने के पश्चात प्राप्त किया गया सैंपल जो कि सुबह का उसे एकत्रित करना चाहिए। बेस्ट जो हमारा वे है कलेक्ट करने का स्पूटम सैंपल का वो। अगले क्वेश्चन पे वन डायरेक्टेड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम 100 ग्राम पॉजिटिव लैंसेरोएट सेप डिप्लोकोकस। अगर बलगम के नमूने का सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करने पर ग्राम पॉजिटिव भाले के आकार के डिप्लोकोकाई पाए जाते हैं तो बैक्टीरिया का नाम क्या है। नेम ऑफ बैक्टीरिया का नाम क्या है। 75 जो हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो गया, जो कि भाले के आकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पाया जाता है। वो डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर स्पूटम कल्चर फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच कल्चर मीडिया इज प्रीफर्ड। अगर मतलब किसी भी बलगम के नमूने में माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस की अगर उपस्थिति की जांच करना है तो कौन सा कल्चर मीडिया उपयुक्त रहेगा या कौन सा कल्चर मीडिया बेस्ट रहेगा। इसमें ऑप्शन है ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, लोवेन स्टेन जेंसन मीडिया या नन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हमारा जाएगा लोवेन स्टेन जेंसन मीडिया हमारा जो है एलजी मीडिया जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विब्रिया कोलेरा इज डिटेक्टेड बाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ। विब्रिया कोलेरा की जो पहचान की जाता है किससे की जाते हैं। इसमें ऑप्शन है नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव कोकाई, मोटाइल ग्राम नेगेटिव रोड, मोटाइल ग्राम पॉजिटिव रोड, या नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव रोड। तो 77 का हमारा जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मोटाइल ग्राम नेगेटिव रोड्स। गतिशील ग्राम नेगेटिव रोड्स मतलब रोड्स की शेप में हमारा जो होता है वो, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है मोटाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि अल्बर्ट स्टेनिंग इज डन टू डिटेक्ट विच ऑर्गेनिज्म में से किस बैक्टीरिया की उपस्थिति अल्बर्ट स्टेनिंग द्वारा जांच की जा सकती है, मतलब जांच की जाती है। इसमें कॉनिबेडियम डिप्थीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, एर्सिनिया पेस्टिस्ट है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज है। इसमें से हमारा राइट आंसर है कॉनिबेक्टीरियम डिप्थीरिया हो जाएगा। कॉनिबेक्टीरियम डिप्थीरिया अल्बर्ट स्टेनिंग द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई हुकवर्म एग इन ए स्टूल सैंपल। मल के टेस्ट में हुकवर्म के अंडों को किस तरह से पहचान लेंगे। तो इसमें ऑप्शन में हमारा जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 79 का ए हो जाएगा, जो कि ओवल शेप का हो, कलरलेस होगा और सेगमेंटेड हो, ओवम होगा, अंडाकार होगा, रंगहीन होगा, सेगमेंटेड अंडे होंगे। तो हम इससे पहचानेंगे कि हमारा जो हुकवर्म के एग्स हमारे जो इस सैंपल में प्रेजेंट है, इस स्टूल सैंपल में, वो हमारा कैसे होना चाहिए, ओवल शेप का होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, सेगमेंटेड ओवम हो जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में है कि न्यू वास चैम्बर इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग, किन कोशिकाओं की गिनती करने के लिए न्यू वास चैम्बर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आरबीसी के लिए हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए स्पर्म भी काउंट करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव मतलब स्पर्म को काउंट करने के लिए, डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए, आरबीसी काउंट करने के लिए, सबके लिए हम न्यू वास चैम्बर यूज करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ ए स्टूल सैंपल शो प्रेजेंस ऑफ द बैरल शेप एग विथ म्यूकस प्लग इच पोल विच पैरासाइट इज इंडिकेटेड, अगर मल के नमूने में बेलनाकार अंडे पाए जाते हैं जिनके दोनों सिरों पर म्यूकस प्लग उपस्थित होता है तो किस पैरासाइट की उपस्थिति में इंगित करता है, मतलब कौन सा पैरासाइट है इसके इंगित करता है कि मतलब ये पैरासाइट हमारे प्रेजेंट हैं। तो ऑप्शन में है विप वार्म, हुक वार्म, राउंड वार्म और पिन वार्म। तो राइट आंसर हो जाएगा हुक, जो हमारा क्या दोस्तों 81 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा विप वार्म, जिसको बोलते हैं टाइचुरिस और ट्रेचुरिया, मतलब टाइचुरिस और ट्रेचुरा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विप वार्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाए विच टेस्ट इज डन टू द मॉनिटर लॉन्ग टर्म कंट्रोल इन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सा हम टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन में है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट मतलब HbA1c या फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। HbA1c टेस्ट जो करते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम आज HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो इसके 3 महीना पहले हमारा जो डायबिटिक पेशेंट का जो हमारे मतलब कि नॉर्मल एवरेज है वो बताता है दोस्तों कि हमारे शुगर डायबिटिक कितना चल रहा है। तो HbA1c हमारा 3 मंथ का ओल्ड का, मतलब आज जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसे 3 महीने पुराने का हमें ये रीडिंग बताता है कि क्या रेशियो चल रहा है, क्या यूरेज चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट आर इंक्रीज इन एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कौन सा WBC है जो कि इंक्रीज होता है एलर्जी में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। तो इसमें ऑप्शन में न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट। तो इसमें से हमारा जो इंक्रीज हो जाता है स्नोफिल हमारा इंक्रीज होता है, स्नोफिल इंक्रीज हो जाता है जब हमारा एलर्जी कंडीशन में या पैरासाइटिक इन्फेक्शन कंडीशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन विच वन ऑफ द डिज यूज एज यूरिन प्रिजर्वेटिव, इस निम्न में से कौन सा उपयोग मूत्र के नमूने को संरक्षित करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें से फॉर्मल्डिहाइड, बोरिक एसिड, ग्लूटाल्डिहाइड और पिक्रिक एसिड। राइट आंसर हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड हम यूज करते हैं यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए। 84 का हमारा क्या हो जाएगा बोरिक एसिड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड प्रेजेंट ऑन द डिपिस्टिक्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, डिपिस्टिक में पाए जाने वाले सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इनमें से किस जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। कीटोन बॉडी, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, एल्बुमिन। तो राइट आंसर कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी नाइट्रोक्लोराइड हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कीटोन बॉडी की हम टेस्ट जांच करने के लिए हम यूज करते हैं कीटोन के लिए। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट, हेपेटाइटिस जो हमारा बी होता है तो हम इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, HbA1c टेस्ट हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए पर्सन एग्लूटिनेट बाय मिक्सिंग विच द एंटीसीरा D बट डज नॉट एग्लूटिनेट बाय मिक्सिंग द एंटीसीरा B, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अगर ए ब्लड ग्रुप में अगर हमारा एग्लूटिनेशन हो रहा है और एंटी जो ए सीरा में हम डाले हैं उसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है और एंटीसीरा D में एग्लूटिनेशन हो रहा है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो हमारा ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। राइट हमारा ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगले पूछना है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बेस्ड प्रेजेंस ऑफ द विच हार्मोन्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम करते हैं उसमें कौन सा हार्मोन्स प्रेजेंट होता है यूरिन में। HCG हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये प्रेजेंट होता है जो कि हमारे कार्ड में प्रेगनेंसी में हमारे जो कार्ड हम करते हैं UPT उसमें हमारे आ जाते हैं। तो हमारे ये हार्मोन्स HCG प्रेजेंट होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम यूरिक एसिड इन एडल्ट मेल में कितना होता है हमारा सीरम यूरिक हमारे जो यूरिक छोटे हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हमारा होगा 3.5 से लेकर 7.0 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट करके है, सुपरडेंट से लैब सुपरडेंट के से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी एक लैब सुपरडेंट के अतिरिक्त ड्यूटी है जो सामान्य ड्यूटीज़ की अलग होती है। इसमें से है प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स, मतलब इसमें से होता है लैब सुपरडेंट के अतिरिक्त हट करके जो समानता वो लोग बनाते हैं। स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेनेंस या सुपरविजन्स ऑफ लेबोरेटरी वर्क मेंटेनेंस एंड इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो हमारे हैं ऑल ऑफ द अबव हमारा हो जाएगा। इनमें से कौन सी लैब सुपरडेंट के अतिरिक्त ड्यूटी है सामान्य रूप के अलावा, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉरी दोस्तों 90 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब कि इनमें से कौन सा एक लैब सुपरडेंट की अतिरिक्त ड्यूटी है कि जो ड्यूटी के अलावा इसमें प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स और स्टॉक है रिकॉर्ड मेंटेनेंस सुपरविजन ऑफ द लेबोरेटरी वर्क मेंटेनेंस एंड इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल ऑफ द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। हमारे जितने हैं ये ऑप्शन
ये हमारे सामान्य ड्यूटी के अलावा अलग है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पास इज इशू टू गो आउट ऑफ द हेडक्वार्टर ऑन ड्यूटी। मुख्यालय से बाहर ड्यूटी जाने हेतु कौन सा पास दिया जाना, मतलब पास दिया जाता है। 91 का जो हमारा क्वेश्चन है हमारा ड्यूटी पास, जिसे बोलते हैं ड्यूटी पास। अगर मुख्यालय से बाहर ड्यूटी जाने के लिए हम अगर पास ले रहे हैं तो ड्यूटी पास हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अगले क्वेश्चन में है प्रथम श्रेणी के पास धारक रेल के किस दर्जे में यात्रा नहीं कर सकता। इसमें फर्स्ट एसी में हम नहीं कर सकते। अगर जो इन विच क्लास ऑफ द ट्रेन इन फर्स्ट क्लास पास होल्डर नॉट एबल टू ट्रेवल इन। फर्स्ट एसी में हम ट्रेवल नहीं कर सकते, बाकी सब में ट्रेवलिंग यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉन द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में जो वर्ल्ड कप जीता था किसने जीता था। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता। राइट आंसर हमारा जो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये 2021 का है दोस्तों। जीके जनरल जो हमारा नॉलेज है ये हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट से हट करके आया हुआ है 2021 में, तो वो वाले क्वेश्चन हैं। और मातृत्व अवकाश कितने बच्चों पर दे होता है, तो ये 2 बच्चों पे दे होता है। राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी मतलब ड्यूरेशन कितने दिन का हो जाता है, 15 दिन का मिलता है। तो हमारा राइट आंसर 95 का सी हो जाएगा, 15 दिन का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अलग भी क्वेश्चन है इसमें है, तो आप लोग इस अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड था। यहाँ पे रीजनिंग मैथ और रीजनिंग है दोस्तों। यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड भी है। जो इसमें आएगा पेपर में रीजनिंग मैथ करंट अफेयर ये सब आ जाएगा, लेकिन जो इसमें पुराना है इसमें हिंदी से रिलेटेड भी आया था, तो नीरज चोपड़ा या जीके के भी आया हुआ था। यहाँ राजभाषा हिंदी के प्रश्न जो हैं ये 10 क्वेश्चन 101 से लेकर 10 क्वेश्चन जो हमारे हैं ये सब आए थे संस्कृत हिंदी से लेकर के। जैसे भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो भारत संघ की राजभाषा हमारा क्या है, संस्कृत है। राजभाषा हमारा क्या है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 101 का दोस्तों, सॉरी दोस्तों 101 का जो हमारा है हिंदी है। भारत संघ की राजभाषा से क्या है, हिंदी है। और इसके बाद हम संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। ये हमारा अनुच्छेद जो हमारा है 17 अनुच्छेद है। तो हमारा राइट आंसर हो गया, ये हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हिंदी से रिलेटेड हमारा है। और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1963 में हुआ था राजभाषा अधिनियम पारित। और यहाँ पे संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, 106 नंबर का, मतलब राजभाषा में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, 106 क्वेश्चन का हमारा हो गया, 20 सदस्य हमारे हैं। राज्यसभा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया था, 107 नंबर के क्वेश्चन जो हमारा है, मतलब राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, राजभाषा किस लिपि में जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इनमें से कौन सा ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ख क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है चंडीगढ़। राइट आंसर हमारा चंडीगढ़ आया दोस्तों। आज जो हमारा रेलवे में हमारा लेबोरेटरी सुपरटेंडेंट का क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा है। इसमें से हमारे जो 90 क्वेश्चन थे दोस्तों अपने लैब से रिलेटेड थे। 20 क्वेश्चन जो हमारे थे थोड़ा सा लैब से मेडिकल सुपरटेंडेंट से थोड़ा से उस नॉलेज में थे, और 10 क्वेश्चन जो हमारे थे हिंदी से थे, और जीके में भी क्वेश्चन थे। इस बार का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें भी अब जीके के आएंगे, रीजनिंग मैथ करंट अफेयर ये सब आएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने देख लिया कैसा पेपर था। तो वैसे आप लोग तैयारी में लग जाए, 17 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।